नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में है, यानी BCPL। क्या कंटेक्स्ट है, क्यों न्यूज़ में आई है ये कंपनी? देखो, ये कंपनी एक PSU है। PSU में सरकार की हिस्सेदारी 51% या फिर इससे ज़्यादा होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। अभी न्यूज़ में इसलिए आई है ये कंपनी क्योंकि हमारे देश में ये एकमात्र ऐसा PSU है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग को प्रोड्यूस कर सकता है, बट सरकार ने इसे टेंडर नहीं दे रहा है। सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया है इस PSU को कि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग को प्रोड्यूस कीजिए। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग की है कि आप इस PSU को मौका दीजिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए, अदरवाइज हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे इस PSU को रिवाइव करने के लिए, मतलब इस PSU की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे फिर से रिवाइव करने के लिए, ताकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग को प्रोड्यूस किया जा सके। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग के बारे में आपको पता है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है और अभी इसको रेकमेंड किया जाता है कोविड-19 से सफ़र कर रहे पेशेंट्स के लिए। मतलब हर एक पेशेंट के लिए इसे रेकमेंड नहीं किया जाता है। रिकमेंडेशंस ये हैं, पेशेंट की कंडीशन के आधार पर ये ड्रग दी जा सकती है कोविड-19 के पेशेंट को। हम इस BCPL के बारे में और ज़्यादा जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा 12 अप्रैल 1901 को। पुराना जो नाम था इस कंपनी का वो था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड। लेकिन 15 दिसंबर 1980 को, यानी इस्टेब्लिश होने के ऑलमोस्ट 80 साल बाद, गवर्नमेंट ने इसे टेक ओवर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया इस कंपनी का। और एक साल बाद 1981 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया। नाम हो गया बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और ये नाम अभी भी है। देखो, ये जो कंपनी है ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी जिसने क्वालिटी केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और होम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, वो भी देसी टेक्नोलॉजी, देसी स्किल और रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके। हम थोड़ी सी जानकारी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में भी डिस्कस करते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। 1861 में इनका जन्म हुआ और आज़ादी से 3 साल पहले इनकी डेथ हो गई। ये देखो, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे और टीचर भी थे। ये वन ऑफ फर्स्ट मॉडर्न इंडियन केमिकल रिसर्चर्स हैं। इन्होंने देखो 1896 में एक स्टेबल कंपाउंड को डिस्कवर किया, मरकरस नाइट्राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी सारी उपाधियाँ दी। शुरुआत में इनको कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी। उसके बाद नाइटहुड की उपाधि भी इनको दी गई 1919 में। एज ए नेशनलिस्ट ये हमेशा से चाहते थे कि बंगालीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बंगालीज़ को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए इन्होंने 1901 में एक केमिकल फर्म इस्टेब्लिश की जिसका नाम है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जिसके बारे में अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया। ये देखो, कास्ट सिस्टम के काफ़ी अगेंस्ट थे और दूसरे इरेशनल सोशल सिस्टम जो हमारे समाज में इंटरेस्ट हैं उनके भी अगेंस्ट थे। इन्होंने मरते दम तक समाज में रिफॉर्म्स लाने के लिए काम किया। तो ये हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस की आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रेडिट रिस्क फंड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। ये देखो, इंडिया के लार्जेस्ट फंड हाउसेस में से एक है। इस फंड हाउस ने डिसाइड किया है कि 6 जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। थोड़ा सा आपको ये अटपटा लगा होगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। फंड हाउस का क्या मतलब होता है? फंड हाउस देखो, एक ऐसी कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती है। मान लीजिए 5 इन्वेस्टर हैं, A, B, C, D, E। इन पांचों से पैसा इकट्ठा किया फंड हाउस ने और उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग जगहों पर। जैसे स्टॉक्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड परचेज कर लिए, इक्विटीज़ परचेज कर ली।
और बाद में जो फ़ायदा होगा वो प्रॉफिट के समेत लौटा दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो ये काम होता है फंड हाउस का कि वो इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करती हैं। अब बात करें कि क्रेडिट रिस्क फंड का क्या मतलब है। फंड हाउस ने इन 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स को बंद करने का फैसला लिया है। क्रेडिट रिस्क फंड का मतलब जानने से पहले हम डेट फंड का मतलब जानते हैं। देखो, डेट फंड्स का मकसद ये होता है इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करना, उनको फ़ायदा पहुंचाना। कैसे? उनका पैसा इन्वेस्ट करके एवेन्यूज़ में, जैसे बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करके या फिर दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करके। अब बात करें क्रेडिट रिस्क फंड की, ये ऐसे डेट फंड्स हैं जिन्होंने कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट की है उन सिक्योरिटीज़ में, उन बॉन्ड्स में जिनकी रेटिंग AA से कम है। रेटिंग का क्या मतलब होता है? देखो, रेटिंग से यह पता लगता है किसी बॉन्ड की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं। जिसकी देखो हाईएस्ट रेटिंग होती है, मकसद ये होता है जिसका वो बॉन्ड है उसकी कैपेसिटी है, उसकी औकात है। अगर कोई पर्सन उसका बॉन्ड परचेज करेगा तो वो वापस लौटा देगा। जैसे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट पे तो देखो भरोसा होता है ना। गवर्नमेंट कोई बॉन्ड रिलीज करती है तो उसको हाईएस्ट रेटिंग प्राप्त होती है, क्योंकि पता है सरकार तो पैसा लौटाएगी ही। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं होती, जिनकी प्रैक्टिसेस पर पास्ट में सवाल उठे होते हैं, जिनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जब ऐसी कंपनीज अपना बॉन्ड रिलीज करेंगी तो उनको देखो कम रेटिंग प्राप्त होगी, क्योंकि डर है भाई ये कंपनी तो है, हो सकता है बाद में पैसा चुकाए ही ना, लोग इन्वेस्ट कर लें इसके बॉन्ड में और कंपनी फेल हो जाए, पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंपनी जब बॉन्ड मार्केट में निकालेगी तो कम रेटिंग प्राप्त होगी। डी ऐसा मतलब जिस लिहाज की कंपनी है उसी लिहाज से रेटिंग प्राप्त होती है। जितनी अच्छी कंपनी, ज़्यादा कैपेसिटी होती है, लोगों का विश्वास होता है वापस पैसा लौटा देगी, उसको सबसे अच्छी रेटिंग प्राप्त होती है। जैसे गवर्नमेंट, जितनी घटिया कंपनी होगी, बैलेंस शीट बहुत घटिया होगी और डर लगेगा कि ये कंपनी तो कभी भी फेल हो सकती है, उसको सबसे ज़्यादा बेकार वाली रेटिंग मिलेगी, डी वाली। समझ गए? लेकिन देखो खास बात ये है, जिन कंपनीज की या फिर गवर्नमेंट का बॉन्ड जब रिलीज होता है तो उनका इंटरेस्ट उन पर कम मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारा बॉन्ड तो कोई ना कोई परचेज कर ही लेगा, तो इसीलिए वो इंटरेस्ट कम देते हैं। बट ऐसी कंपनीज जिनके बॉन्ड को देखो कम रेटिंग प्राप्त होती है, डी वगैरह, उनको तो जनता को लुभाने के लिए ज़्यादा रिटर्न्स ऑफर करने होंगे ना, तभी तो जनता आएगी उनका बॉन्ड परचेज करने। अदरवाइज उनका तो कौन ही बॉन्ड परचेज करेगा जब इतना खतरा है कि भाई तुम्हारी कंपनी डूब सकती है। अगर वो रिटर्न्स ज़्यादा नहीं देंगे फिर तो इनका कोई बॉन्ड परचेज करेगा ही नहीं। इसलिए उन कंपनीज के बॉन्ड जिनकी रेटिंग काफ़ी लो होती है वो रिटर्न्स ज़्यादा देते हैं। और अब बात करें क्रेडिट रिस्क फंड की, फिर से अब आप आसानी से समझ जाओगे। ये ऐसे डेट फंड होते हैं जिन्होंने कम से कम 65% जो इन्वेस्टमेंट है उन बॉन्ड्स में की होती है या फिर उन सिक्योरिटीज में की होती है जिनकी रेटिंग AA से कम है। समझ गए? अगर देखो किसी बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी की रेटिंग BBB से कम है तो उसे तो बल्कि नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है, मतलब ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स बंद कर दिए हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि कोविड-19 की महामारी की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, डिसलोकेशन है, मनी का सर्कुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। इसके बाद लास्ट में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है डेफर्ड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के बारे में। क्या कंटेस्ट है? अभी की सिचुएशन को देखते हुए जब पूरे देश में लॉकडाउन है, आरबीआई ने काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की इम्प्लीमेंटेशन को टाल दिया है। ये डिसाइड किया गया है कि अगले 1 साल के लिए बैंकों को काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है। इस बफर के अनुसार बैंकों को कुछ कैपिटल रखना था बिजनेस साइकिल रिलेटेड रिस्क का सामना करने के लिए। देखो काफ़ी बार रिसेशन आ जाता है या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैंकों को घाटे से बचाना ये मकसद था काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को एक्टिवेट करने का, जिसके तहत बैंकों को कुछ पैसा संभाल के रखना था खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में घाटे से बचने के लिए। लेकिन अब 1 साल तक इसको टाल दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये देखो बेसल 3 नॉर्म्स की एक इंपॉर्टेंट थीम है
तो क्वेश्चन अगर यूपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा इससे संबंधित तो सिंपल पूछा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल स्मॉल सेविंग स्कीम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है। पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं कौन सी? देखो, फिलहाल स्मॉल सेविंग स्कीम की बास्केट में 12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 4 मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स इस प्रकार से हैं: नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये एग्जाम्पल हैं स्मॉल सेविंग स्कीम के इंस्ट्रूमेंट्स के। स्मॉल सेविंग स्कीम में देखो, आप सेविंग डिपॉजिट रख सकते हो, मतलब सीधा सीधा अपना पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करा सकते हो, मंथली इनकम डिपॉजिट करवा सकते हो, ऐसा भी प्रोविज़न होता है, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, जैसे हर महीने आपके 100 रुपये कटेंगे या फिर 1000 रुपये कटेंगे। इस प्रकार के प्रोविजंस स्मॉल सेविंग स्कीम में हो सकते हैं। रेट देखो, सरकार के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए हर क्वार्टर के लिए अनाउंस किए जाते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर अनाउंस होते हैं। लेकिन बहुत बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी होता है। वोट बैंक के चक्कर में सरकार के द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम में इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों को लुभाया जा सके। बट देखो, बैंकों की शिकायत ये होती है कि अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर दोगे तो फिर बैंकों में पैसा कौन जमा करवाएगा? समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, बैंकों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि भैया आप स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर दोगे तो लोग तो फिर इन्हीं स्कीम्स में पैसा जमा करवाएंगे ना, उनको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर बैंकों में लोग पैसा नहीं जमा करवाएंगे। तो इसलिए आप एक लेवल से ज़्यादा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज मत कीजिए। इसके देखो और भी नुकसान होते हैं। अगर देखो लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं करवाएंगे, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ज़्यादा करवाएंगे, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू लिक्विडिटी को मैनेज नहीं कर सकेगी। आरबीआई, आपको भी पता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से लिक्विडिटी को मैनेज करती है और ये इंश्योर करती है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, या फिर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है इन्हीं टूल्स की सहायता से आरबीआई के द्वारा। लेकिन देखो, अगर बैंकों में ज़्यादा पैसा जमा होंगे ही नहीं, ज़्यादा पैसा जमा होंगे इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, तो आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी का भी अच्छे से ट्रांसमिशन नहीं होगा। मतलब आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में चेंज कर देगी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, लेकिन लिक्विडिटी अच्छी से मैनेज होगी ही नहीं जिस उद्देश्य के साथ रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट को चेंज किया गया था। तो इसीलिए बैंक ये बोलते हैं कि आप इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज मत करो। आगे तो देखो, ये इन्फॉर्मेशन है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए इंटरेस्ट रेट को कितना कम किया गया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए कितना कम किया गया है, किसान विकास पत्र के लिए कितना कम किया गया है। रेट्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इन पर नहीं क्वेश्चन बनता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन गवर्नमेंट ने बैंकिंग इंडस्ट्री को आने वाले 6 महीनों तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डाल दिया है। इसका कंसिक्वेंस या फिर इसका परिणाम ये होगा कि बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा या फिर बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा आने वाले 6 महीनों तक स्ट्राइक नहीं की जा सकती। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा 17 अप्रैल को। फिर से बोलता हूँ, बैंकिंग सर्विसेज को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंतर्गत डाल दिया गया है आने वाले 6 महीनों के लिए। अब आने वाले 6 महीनों के लिए बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज़ हड़ताल नहीं कर सकते, स्ट्राइक पे नहीं जा सकते आने वाले 6 महीनों के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बहुत बार स्ट्राइक करवाता है बैंक्स के एम्प्लॉयज़ की अपनी मांगें मनवाने के लिए, जैसे सैलरी कम है या फिर सरकार के जो नियम हैं वो एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट है। काफ़ी बार इस एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल अनाउंस की जाती हैं। बात करें इस एसोसिएशन की, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में एज ए एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये देखो, हमारे देश में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं उनकी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। मेंबरशिप की बात करें, इनिशियल मेंबरशिप थी 22 बैंक्स, लेकिन आज के समय में 237
बैंकिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है ये एसोसिएशन। इस एसोसिएशन को मैनेज किया जाता है एक मैनेजिंग कमेटी के द्वारा, जिसमें 1 चेयरमैन, 3 डेप्टी चेयरमैन, 1 ऑनरेरी सेक्रेटरी और 26 मेंबर्स होते हैं। एम्प्लॉयज़ के वेज नेगोशिएशंस में इस एसोसिएशन का काफ़ी बड़ा रोल है। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सैलरी वगैरह अगर कम मिलती है तो इस एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल अनाउंस कर दी जाती है। नेगोशिएशंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाया जाता है इस एसोसिएशन के द्वारा। जो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ये मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के। नए बैंक नहीं हैं, कॉटन बैंक, इंडस बैंक, येस बैंक, ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नॉर्म से बाहर हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन देखो, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का ये है, इंडिया में बैंकिंग को स्ट्रेंथन करना, विभिन्न बैंक्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, बैंकिंग को डेवलप करना, इसके अलावा जो मेंबर बैंक्स हैं उनको असिस्ट करना ताकि वो नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें और नए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अपने आप को एडोप्ट कर सकें। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से संबंधित है। देखो, इंडिया अपनी आवश्यकता का ज़्यादातर ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, खास करके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से। बट मान लीजिए कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वहाँ से ऑयल हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हमें ऑयल बेचने से इनकार कर देते हैं, या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म हो जाए और हमारे पास इतने डॉलर ही ना हो कि हम ऑयल को परचेज़ कर सकें। तो फिर क्या होगा? ऑयल हमें मिलेगा नहीं। अगर ऑयल नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाएंगी, हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, सरकार ने काफ़ी सारी जगहों पर पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश किए हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऑयल तो हमारे पास बफर में होना चाहिए, हमारे पास स्टोर होना चाहिए, ताकि मुश्किल भरी घड़ियों में उस ऑयल का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन देखो, अभी सिचुएशन अलग है। अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम क्रैश कर गए हैं। बहुत ज़्यादा सस्ता ऑयल हमें अभी मिल रहा है, बहुत ही कम दाम पर। इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और वही अब किया जा रहा है पेट्रोलियम कंपनीज़ के द्वारा। देखो, हो सकता है फ्यूचर में ऑयल फिर से महंगा हो जाए, कम से कम अभी सस्ता मिल रहा है, कुछ तो सस्ता ऑयल परचेज़ करो और जो हमने पेट्रोलियम रिजर्व बना के रखे हैं वहाँ पे उसे स्टोर करके रख लो, फ़ायदा ही होगा ना। तो अभी देखो, इन्फॉर्मेशन हमें ये डिस्कस करनी है कहाँ कहाँ पर हमने इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस्टेब्लिश किए हैं पेट्रोलियम को स्टोर करके रखने के लिए। पहले फेज़ में देखो, सरकार ने 5.33 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोर करने की व्यवस्था की है। 3 लोकेशन पर इस प्रकार की स्टोरेज साइट्स इस्टेब्लिश की गई हैं। पहले फेज़ में विशाखापट्टनम में 1.33 MMT की कैपेसिटी है, मैंगलोर में 1.5 MMT और पादूर में 2.5 MMT। लेकिन इसके बाद सरकार ने दूसरा फेज़ भी अनाउंस किया। दूसरे फेज़ में 2 जगहों पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व साइट्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं। एक चांदीखोल जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर 4 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल को स्टोर करने की व्यवस्था की जा रही है और पादूर में अलग से 2.5 MMT। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ऑलरेडी पादूर में इस प्रकार की स्टोरेज साइट थी जहाँ पर 2.5 MMT क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा जा सकता था, लेकिन सरकार एक और साइट इस्टेब्लिश कर रही है, वो भी पादूर में। यहाँ पर भी 2.5 MMT क्रूड ऑयल स्टोर करके रखा जा सकता है। वैसे देखो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और भी देता हूँ। 2017-18 में जो हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि बीकानेर में भी इसी प्रकार की स्टोरेज साइट इस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो काम स्टार्ट हुआ है और ना ही सरकार ने ऐसा कोई प्लान बताया है कि कब काम स्टार्ट होगा,
जैसे ऐसा लगता है सरकार ने बीकानेर में इस प्रकार की स्टोरेज साइट इस्टाब्लिश करने का जो प्रपोजल है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। इवन सरकार ने यह भी कहा हम राजकोट में भी इस प्रकार की साइट इस्टाब्लिश कर सकते हैं। खैर फिलहाल की बात करें तो अभी यही साइट्स हैं, 3 विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पादूर में। 2 पे अभी काम चल रहा है, एक पादूर में और एक चांदीखोल में। कौन इस्टाब्लिश करता है ये स्टोरेज साइट्स? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इसको इस्टाब्लिश किया गया था 2005 में। ये हमारी देश की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की देखरेख करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। ये सब्सिडरी है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की, और ये बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, बेस 3 नॉर्म्स। ये इंप्लीमेंट होने वाला था मार्च 2020 में, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये होगा 2023 जनवरी में। यहाँ पे देखिए जितने भी समिट्स हो रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, ये सबको पोस्टपोन कर दिया गया है। कोई 1 साल के लिए पोस्टपोन हुआ है, कोई 2 साल के लिए पोस्टपोन हुआ है, लेकिन ये देखिए बेसल 3 नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन 3 साल के लिए पोस्टपोन हो चुका है। क्यों? रीजन सिंपल ये है कि देखिए कोविड-19 की महामारी के चलते चलते हमारा इकोनॉमी रिसेशन में आ जाएगा। अब इसके चलते हुए हम बेसल 3 नॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, बहुत सख्त हो जाएगा ये अगर करेंगे तो इसीलिए इसको 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 2023 जनवरी में इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। बेसिकली बेसल 3 अकॉर्ड यानी अग्रीमेंट, ये ऐसा है कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेकर आने की कोशिश की जा रही है बेसल 3 नॉर्म्स के जरिए। बेसल 3 नॉर्म्स को डेवलप किया गया है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा, BCBS। इसके 3 एम्स है कि स्ट्रेंथन करना है रेगुलेशन, जितने भी बैंकिंग के रेगुलेशन है उसको टाइट करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। सेकंड, सुपरविजन, यानी जितने भी बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डूबने की कतार पे तो नहीं है, वो सबके ऊपर नजर जमा के रखेंगे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, ये तीनों चीजों पे फोकस किए जाएंगे बेसल 3 नॉर्म्स में। ये बेसिकली ये बेसल 3 नॉर्म्स के एम्स है या ऑब्जेक्टिव्स है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त बेसल 3 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। रीजन सिंपल वही है कि बैंक्स को इम्प्रूव करना है, बैंक्स की एबिलिटी को, कि अगर इस तरह से भी रिसेशन आ गए तो बैंक्स अपने में आप शॉक ऑब्जर्वर होंगे। किसी भी तरह का शॉक आएगा तो फाइनेंशियल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे बैंक में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिए जाएंगे कि इस तरह के भी रिसेशन से लड़ जा सके। ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा और डिस्क्लोजर लाएगा। सेंट्रल बैंक के साथ हम हर चीज़ शेयर करेंगे, मतलब छोटे बैंक जितने भी हैं हर चीज़ शेयर करेंगे कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है ये बैंक्स में। बेसल 3 नॉर्म्स को फाइनलाइज कर दिया गया था 2017 में, लेकिन बहुत सारे रीजनों के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2020 में मार्च के मंथ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की करे थे, लेकिन ये पैंडेमिक के चलते चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब 2023 में होगा। गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई है बेसल 3 नॉर्म्स के चलते, ये 4 बैंकिंग पैरामीटर्स पे फोकस करती है। एक, कैपिटल, दूसरा लिवरेज, तीसरा फंडिंग, फोर्थ लिक्विडिटी। कैपिटल, लिवरेज, फंडिंग, लिक्विडिटी, ये 4 पैरामीटर्स है। मिनिमम कैपिटल वो है कि अगर बैंक अगर रिस्क पे है, देखिए अगर बैंक्स के पास कुछ कैपिटल है, वो कैपिटल को किस तरह से सेव किया जा सके, या अगर बैंक रिस्क में भी आ गया तो उसको नुकसान ज्यादा ना हो, और ये नुकसान की भरपाई हुए तक बैंक्स काबू में कर सके कस्टमर्स को। तो ये रिक्वायरमेंट बैंक का रेशियो है कैपिटल का 4.5%। ये 4.5% प्रोपोर्शन है कॉमन इक्विटी के अंदर। करंटली अभी जो चल रहा है बेसल 2 नॉर्म्स के अंतर्गत वो है 2%। अब बेसल 3 नॉर्म्स में क्या होगा, 4.5% होगा। लिवरेज रेशियो भी होगा सेकेंड पैरामीटर। ये टीयर 1 कैपिटल होगा, कैपिटल का रेशियो होगा, जो कि जितना भी बैंक्स के कंसोलिडेटेड एसेट्स हैं
उसका एवरेज टोटल निकाले जाएगा यहाँ पे, और बैंक्स को एक्सेस दिया जाएगा 3% का, 3% लिवरेज रेशियो के अंदर। ये इंट्रोड्यूस किया गया था बेसल 3 के अंदर, अभी जो इंप्लीमेंट होना बाकी है। बेसल 3 इसके साथ साथ दो लिक्विडिटी रेशियो भी इंट्रोड्यूस करती है। एक है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और दूसरा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये रिक्वायरमेंट देता है बैंकों के, आप देखिए बैंक्स होल्ड करना सफिशिएंट हाईली लिक्विड एसेट्स, इसको विद स्टैंड पे लगाना, अगर जब भी जरूरत पड़ी तब इसको यूज किया जाएगा। और इसमें एक टाइम पीरियड दिया गया है 30 डेज का, 30 डेज स्ट्रेस फंडिंग का। और सेकेंड देखिए नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इसमें टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, 1 ईयर का या उससे बढ़ के एक्सटेंड स्ट्रेसेस के लिए लागू किया जाएगा। यहाँ पे बैंक्स दोनों भी हालत में, दोनों भी सूरत में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो में ये अपना लिक्विडिटी मेंटेन करके रखते हैं, स्टेबल फंडिंग रहती है बैंक्स के पास में। नेक्स्ट आर्टिकल, टैक्सिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज। गवर्नमेंट अपना स्कोप बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दी है इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर, कि जितने भी बैंक, जितने भी लोग ओवरसीज में बैठे हुए, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, फिजिकली ये प्रेजेंस तो नहीं है इंडिया में नहीं है, लेकिन ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रही है इंडिया से, तो उन लोगों के ऊपर एक टैक्स 2% टैक्स लेवी कर दिया जाएगा, इम्पोज कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल बिल 2020 में ये अमेंडमेंट लाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, कि इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज करेगी 2%, जो भी सेल्स होंगे फॉरेन कंट्री जो भी इंडिया में सेल्स करेगी उसके ऊपर ये कंट्रीज को 2% लेवी देना पड़ेगा। दिस विल इम्पैक्ट दोज कंपनीज दैट डोंट हैव अ बेस इन इंडिया। ये इससे फर्क वो कंपनी को ही पड़ेगा जिसका बेस इंडिया में नहीं है, वर्चुअली वो प्रेजेंट है, ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वर्चुअली, लेकिन इंडिया में इन लोगों का बेस नहीं है, इन लोगों की परमिशन नहीं है, या इन लोगों का कंपनी नहीं है कोई भी। इक्वलाइजेशन लेवी एक्चुअली में है डायरेक्ट टैक्स, ये टाइम ऑफ पेमेंट में लिया जाएगा। टैक्सिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज से रिलेटेड और 2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको। एक तो ये इम्पोज करेगा इक्वलाइजेशन लेवी, वो इसके ऊपर इम्पोज होगा जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के करीब हो, 2 करोड़ रुपए के करीब हो प्रीवियस ईयर में। और इसके अलावा ये अपना एक्सपैंड करता है स्कोप के, सिवाय गुड्स के अलावा भी सर्विसेज के ऊपर भी इन लोगों को लगेगा ये इक्वलाइजेशन लेवी, ना कि सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, बट ऑल्सो वो लोग जो इंडिया में बैठ के इंडियन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के जरिए परचेसिंग कर रहे हैं या गुड्स या सर्विस, तब उन लोगों को लगेगा। यहाँ पे देखना, फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेन सिटीजन अवेलिंग सर्विसेज while they are visiting India as a tourist or as a businessman, however, and using the Indian IP address is also covered under this levy. बजट 2018 में गवर्नमेंट ने यह प्रोपोज किया था कि ये फेयर शेयर ऑफ टैक्स होगा कि बिजनेस से हम कलेक्ट करें और कंज्यूमर्स बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू किया जाएगा by introducing the concept of significant economic present SEP provisions, ये अनाउंस कर दिए गए थे 2018 में ही। ये बेसिकली आइडिया इसके पीछे ये है कि जितने भी टैक्स प्रॉफिट्स होगा डिजिटल बिजनेसेस से, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, बट ये लोग डेराइव कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू हमारी कंट्री में, इंडिया में, उन लोगों के ऊपर टैक्सेस हो गए। ये इसका आइडिया था। इन दिस ईयर 2020 में इट वाज अनाउंस्ड दैट SCP प्रोविजन हैव बीन डिफर्ड टू अप्रैल 1, 2021, जो 2020 में यानी ये बेसिकली 2021 में इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे SCP प्रोविजंस। 2020 में बजट में बोला गया था, लेकिन 2021 में इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। नेक्स्ट आर्टिकल, फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ये इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या है कि सेपरेट चैनल
कॉल्ड फुल्ली एक्सेसिबल रूट इस्टेब्लिश करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ये एनेबल करेगा नॉन रेसिडेंट्स को ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आप स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज के अंदर। सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसमें इन्वेस्टमेंट चलती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये इंडियंस कर सकते हैं। और ये बता रहा है फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर जीसेक, ये बता रहा है कि कोई फॉरेनर भी इंडिया में चाहे तो, या नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं फिर भी इंडिया के गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में अगर ये लोग को पार्टिसिपेट करना या इन्वेस्ट करना है तो इन लोगों के लिए रूट इस्टेब्लिश की जाएगी, फुल्ली एक्सेसिबल रूट। फुल्ली एक्सेसिबल रूट ये क्या है ये जानते हैं। ये प्रोविजंस लेकर आई है नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को कि जितने भी चाहे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सीलिंग्स ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस कर सकते हैं, यानी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटीज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट होती है, ऑल अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इनकी लिमिट होती है 6%, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये लोग। सिर्फ फॉरेनर्स नहीं बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अगर चाह रहे तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 2020-2021 में। इसके अलावा 2 मैकेनिज्म्स भी प्रोवाइड करता है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। एक होता है मीडियम टर्म फ्रेमवर्क, सेकेंड होता है वॉलंटरी रिटेंशन रूट। मीडियम टर्म फ्रेमवर्क इसमें एफपीआई में लिमिट नहीं है, एफपीआई लिमिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी 6% एंड ऑन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के अंदर इनकी वैल्यू होगी 2%। वॉलंटरी रिटेंशन रूट ये क्या करता है, ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को easier rules in turn for a commitment to remain invested for a long period। इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ रखने के लिए ये एक इजी रूल्स प्रोवाइड करता है। ये एनकरेज भी करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कि देखिए अंडरटेक करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में, इंडिया डेट मार्केट्स में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है ये देखेंगे। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये आरबीआई इशू नहीं करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट ही इशू करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये इशू करती है या स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। ये बेसिकली एक्नॉलेज ये करेगा कि गवर्नमेंट डेब्ट ऑब्लिगेशन में है। सच सिक्योरिटीज आर ईदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ठीक है, कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स। मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 1 ईयर। प्रेजेंटली जो इशू की जा रही है ट्रेजरी बिल्स मैच्योरिटीज वो है 90 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्स भी होंगे, कैश मैनेजमेंट बिल्स CMBs विच हैव अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 90 डेज, ठीक है। सिवाय 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के अलावा भी 90 डेज की होगी कैश मैनेजमेंट बिल्स की मैच्योरिटी, और लॉन्ग टर्म भी होगा, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी होगा। कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहलाता है। डेटेड सिक्योरिटीज होगी, ये डेट से स्टार्ट होगी, एक डेट स्पेसिफाइड कर दिया जाता है और वो 1 ईयर या उससे ज्यादातर मैच्योरिटी पीरियड होगा इसका। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज, वाइल स्टेट गवर्नमेंट खाली बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं और डेटेड सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं, विच कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज इशू करती है उसको हम कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे डूबने का गवर्नमेंट को ऐसा रिस्क नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल LLP सेटलमेंट स्कीम, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने।
लॉन्च्ड एलएलपी सेटलमेंट स्कीम। ये एलएलपी सेटलमेंट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको कहते हैं हम एलएलपी सेटलमेंट स्कीम ऑफ 2020। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। एलएलपी सेटलमेंट स्कीम अलाउ करती है वन टाइम कंडोनेशन। देखिए कंडोनेशन आपको पता ही होगा, आप स्टूडेंट है तो कंडोनेशन फी ली जाती है। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस कम रही तो कंडोनेशन लगाया जाता है। सिमिलरली अगर कोई बैंक कोई स्टार्टअप अगर ये टाइम टू टाइम रजिस्टर नहीं करे अपने फाइलिंग डॉक्यूमेंट, जो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको फाइल नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं विद द रजिस्ट्रार एंड टू गेन इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, क्या होगा? हम कंडोनेशन लागू कर रहे हैं, वन टाइम कंडोनेशन होगा। ये स्कीम फोर्स में आएगी 16 मार्च 2020 में एंड शैल रिमेन इन फोर्स अप टू 13 जून 2020 के यहाँ पे कंडोनेशन बंद है ना और आ जाना, अदरवाइज गवर्नमेंट है ना फाइन्स पेनाल्टीज लागू कर देगी ये कंपनीज के ऊपर, ये स्टार्टअप्स के ऊपर। ये एक पार्ट है कि इस तरह की सहूलत प्रोवाइड करना, इस तरह का रिलैक्सेशन देना, ये एक पार्ट है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है। एलएलपी है क्या? एलएलपी एक फ्लेक्सिबल लीगल एंड टैक्स एंटिटी है जो कि पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। कि बेनिफिट कैसा? बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय वर्किंग टुगेदर while also reducing their liability for action of other partners। ठीक है, LLPs एक रजिस्टर एंटिटी है, रजिस्टर्ड स्कीम है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड की गई है। एलएलपी एलिमेंट्स कंटेन करती है बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर, हेंस इट इज नोन एज हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। ए डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड जॉइंट स्टॉक, ये दोनों सेम तो दिख रहे हैं लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें? ये देखिए जॉइंट स्टॉक और एलएलपी में ये डिफरेंस है कि इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय अ स्टैट्यूट, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत इनको गवर्नेंस प्रोवाइड की जाती है, रेगुलेट किया जाता है एक कानूनी प्रोविजन के द्वारा, कानून के द्वारा। Whereas LLP को ऐसा नहीं होगा। LLP को क्या होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट की जाएगी पार्टनर्स के दरमियान, बीच में। कल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि आप मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंडर जो पेरिसेबल यानी जिनकी जो लाइफ है वो कम होती है, जल्दी से खराब हो जाती हैं, ऐसे आइटम्स है, ऐसे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर आइटम्स को किसानों से प्रोक्योर कीजिए। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं। इस स्कीम में क्या होता है, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखो मान लीजिए कोई किसान है, वो फ्रूट्स उगाता है, सब्जियां उगाता है, लेकिन किसी सीजन में फ्रूट्स और सब्जियों के जो दाम हैं मार्केट में एकदम से कम हो गए हैं, या फिर सप्लाई जो है वो एकदम से बढ़ गई है, इस वजह से दाम कम हो गए हैं, डिमांड कम हो गई है। अब देखो फ्रूट्स और सब्जियां ये ऐसे आइटम्स तो है नहीं कि किसान 4-6 महीने स्टोर करके रख के और बाद में बेच दे जब दाम बढ़ जाए। नहीं, ये पेरिसेबल आइटम्स हैं, ये जल्दी खराब होने वाले आइटम्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो किसानों को अपने पेरिसेबल आइटम्स और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ के उचित दाम ही नहीं मिलेंगे, मतलब फ्रूट्स और सब्जियों के उचित दाम नहीं मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में किसानों को सपोर्ट करने के लिए, प्राइस को सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा मार्केट में इंटरवेंशन की जाती है और किसानों को बोला जाता है आपके ये जो फ्रूट्स और सब्जियां हैं ये हम प्रोक्योर करेंगे और आपको उचित दाम देंगे। समझ गए? तो ये है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। सरकार के द्वारा हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज और पेरिसेबल आइटम्स को प्रोक्योर किया जाता है उस सिचुएशन में जब प्रोडक्शन जो है या तो 10% इंक्रीज हो जाती है इन आइटम्स की, या फिर पिछले साल के नॉर्मल प्राइस से दाम जो है इन आइटम्स के 10% कम हो जाते हैं। तब स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बाद इंटरवेंशन किया जाता है मार्केट में। इस स्कीम के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इंप्लीमेंट करता है इस स्कीम को।
देखो, इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप किसानों से उनके पेरिसेबल आइटम्स को प्रोक्योर कीजिए और जितना नुकसान आपको होगा 50% नुकसान हम आपके साथ शेयर करेंगे। मान लीजिए 50 करोड़ का नुकसान हुआ है तो 25 करोड़ हम आपको देंगे। ये कुछ कमोडिटीज़ के नाम हैं जिनके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट की गई हैं, जैसे एप्पल्स, किन्नू, माल्टा, गार्लिक, ऑरेंजेस, गलगल, ग्रेप्स, मशरूम्स। ये सारे के सारे आपको याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार आप नज़र ज़रूर डाल सकते हो। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित है। बेसिक्स की बात पहले कर लेते हैं। देखो, 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं काफ़ी समय से, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या फिर दूसरे लोग जो काफ़ी समय से जंगलों में रह रहे हैं, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूटिलाइज कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे नॉन टिम्बर आइटम्स, फॉर एग्जांपल बैम्बू, कई तरह की घास, एडिबल और यूजफुल रूट्स, बीज, फ्रूट्स, फूल, प्लांट्स, इन सब को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के द्वारा। ये रिकॉग्नाइज किया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। तो बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब के लोग या फिर दूसरे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जंगलों में रहते हैं, उनका तो देखो जीवन यापन ही इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे चलता है। जैसे जंगलों में जो पेड़ होते हैं वहाँ से फूल इकट्ठे कर लिए, शहद इकट्ठा कर लिया, बैम्बू इकट्ठा कर लिया, मतलब ये सब चीज़ें इकट्ठा करके वो बेच देते हैं या फिर थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोसेसिंग करते हैं और उनका जीवन यापन चलता है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो काफ़ी सारी खबरें आने लगी कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और देखो, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐसा है ना, आप फ्रूट्स को इकट्ठा नहीं करोगे या फिर दूसरी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगी, वो बाद में किसी काम की नहीं आएगी। शुरू में ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस पर्सनल थे उनको गाइडलाइंस अच्छे से थी नहीं, तो वो डंडे मारते थे इनको, ट्राइबल्स को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो जंगलों में रहते हैं या फिर दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। तो ना सिर्फ उनको जीवन यापन की दिक्कत आ रही थी, बल्कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी खराब हो रही था ना। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी की है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ये अलाउ होगा, वो जंगल में जाके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा कर सकते हैं। समझ गए? अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन भी है। एक कमेटी गठित की गई थी इस संदर्भ में, कमेटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ MFP, यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि 50 से ज़्यादा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 16% से लेकर 30% तक का इजाफा कर देना चाहिए और 25 और नई आइटम्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2-3 साल पहले कि MSP किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो उस समय काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी। मतलब बहुत बार आपने भी देखा होगा यूपीएससी का जब पेपर होता है प्रीलिम का, उसके बाद डिबेट सी चल पड़ती है कुछ क्वेश्चंस को लेके कि सही आंसर होगा क्या। सही आंसर वास्तव में एक्चुअली यूपीएससी जानती है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इंटरप्रिटेशन की बात होती है, मतलब अलग अलग नज़रिए से आप क्वेश्चन को देखोगे तो 2 आंसर भी हो सकते हैं। तो फिर हम यूपीएससी की दया पर डिपेंड हो जाते हैं कि यूपीएससी आखिर में क्या मानेगा, मतलब क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं होता। तो खैर बात करें, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि MSP किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो अनाउंस MSP किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। किसी भी फसल के सीजन के स्टार्ट होने से पहले वेरियस क्रॉप्स के लिए MSP अनाउंस कर दिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, लेकिन रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। ये जो कमीशन है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है। डिमांड एंड सप्लाई किसी क्रॉप की कितनी है, प्रोडक्शन पिछले सीजन कितना हुआ था, सरकार कौन सी क्रॉप को ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहती है, इस प्रकार के अनेकों फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को कि भैया आप इतना अनाउंस कर सकते हो इस फसल के लिए MSP।
तो बाद में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है एमएसपी अनाउंस कर देता है। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है क्या इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो मान्य होती हैं, नहीं, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। और वैसे मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के ऊपर इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो मान्य होती होंगी। मान्य होने वाली बात तो देखो वहाँ पर चलती है, ये बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, फाइनेंस कमीशन, इवन देखो फाइनेंस कमीशन की भी तो मायने नहीं, बिल्कुल ऑब्लिगेटरी नहीं होती सरकार के ऊपर कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उसे मानना ही है। वो तो कन्वेंशन चली आ रही है शुरुआत से ही कि जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो सरकार के द्वारा मान ली जाती है, अदरवाइज कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो ये जो कमीशन है इसकी रिकमेंडेशंस बिल्कुल ऑब्लिगेटरी होंगी सरकार पर, इसकी तो संभावना बहुत कम ही लगती है। समझ गए? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने 2020-2021 के लिए फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स यानी P&K फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स को फिक्स करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करते हैं। देखो होता क्या है, ये जो फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको सरकार के द्वारा न्यूट्रिएंट्स के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। मतलब किस ग्रेड के न्यूट्रिएंट्स हैं इन फर्टिलाइजर्स में, फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में, उसके आधार पर एनुअल बेसिस पर सरकार के द्वारा इनके मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दी जाती है, यूरिया को छोड़ के। यूरिया की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स को न्यूट्रिएंट्स यानी ग्रेड के आधार पर सरकार के द्वारा एनुअल बेसिस पे सब्सिडी दी जाती है। और इन मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना होता है, रीजनेबल एमआरपी तय करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स का। वो रीजनेबल कितना होता है वो देखो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में P&K फर्टिलाइजर्स की कीमत क्या है, फिलहाल करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, हमारे देश में कितना P&K फर्टिलाइजर्स की इन्वेंट्री मौजूद है। तो इन सब फैक्टर्स के आधार पर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रीजनेबल एमआरपी तय कर लेते हैं और उससे ज़्यादा वो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं बेच पाते। बदले में सरकार इनको एनुअल बेसिस पर सब्सिडी देती है यानी पैसा देती है। यही है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। फायदा क्या होता है इससे? फायदा देखो ये होता है किसानों के लिए सही क्वांटिटी में ये फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हो जाते हैं। बात करें यूरिया की, यूरिया के जो दाम है सरकार खुद नोटिफाई करती है। यूरिया के दाम डी कंट्रोल नहीं है, सरकार रेगुलेट करती है, यूरिया के दामों को खुद ही नोटिफाई करती है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपनी मर्जी से यूरिया के दाम तय नहीं कर सकते। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा हैंडल की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। तो इस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम एडमिनिस्टर की जाती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अगला आर्टिकल ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो ये सर्वे आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसी पे बनता है। आरबीआई ने हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस सर्वे को कंडक्ट करना स्टार्ट किया। ये सर्वे देखो मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में काफ़ी सहयोग करता है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन है वो आसान हो जाता है अगर इस सर्वे के डेटा को कंसिडर किया जाए। आरबीआई इस सर्वे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंडक्ट करती है क्वार्टर बेसिस पे, यानी हर 3 महीने के लिए ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, हर 3 महीने बाद किया जाता है। 2008 के बाद से ही आरबीआई के द्वारा इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है। हर 3 महीने बाद ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और जब ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई जुटाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने नए ऑर्डर रिसीव हुए, बैकलॉग ऑर्डर्स कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्रीज कितनी हैं, आइटम वाइज प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है। तो ये सारा डेटा जुटाया जाता है इस सर्वे के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा।
और हर 3 महीने बाद ये सर्वे किया जाता है और इस सर्वे की सहायता से मॉनेटरी पॉलिसी बनाना आसान हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी 12वां ऐसा स्टेट या फिर यूटी बन गया है जहां पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट इस्टेब्लिश की गई है। ये लिस्ट है बाकी स्टेट्स की या फिर यूनियन टेरिटरीज की जहां पे ऑलरेडी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा इस यूनिट को इस्टेब्लिश किया जा चुका है। क्या है ये यूनिट? ये देखो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट ड्रग कंट्रोलर के अधीन काम करती है। यूनिट को फंड किया जाता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा। कोई भी खर्चा हो, ऐसा खर्चा जो बार बार होता है हर महीने, सैलरी का या फिर दूसरे टाइप का, या फिर कोई ऐसा खर्चा जो रेगुलरली नहीं होता है, वो भी वहन किया जाता है NPPA या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के लिए। काम क्या है इस यूनिट का? काम देखो ये है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और स्टेट ड्रग कंट्रोलर जिसके अधीन में ये यूनिट काम करती है, इन दोनों की हेल्प करना ये सुनिश्चित करने में कि मार्केट में जो मेडिसिन्स हैं वो ना सिर्फ अवेलेबल हों, एक्सेसिबल हों, बल्कि अफोर्डेबल भी हों। मतलब जैसे अभी की सिचुएशन है, कोविड-19 की महामारी है, तो ऐसी कोई शिकायत ना मिले कि केमिस्ट ने दवाई के जो दाम हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यूनिट यही काम करती है कि मार्केट में देखा जाए मेडिसिन्स ना सिर्फ अवेलेबल हों, जनता उन्हें एक्सेस कर सके, बल्कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक्सेस कर सके। और ये इंश्योर करने के लिए इस यूनिट के द्वारा सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, डेटा को एनालाइज किया जाता है और उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि मेडिसिन्स की ओवर प्राइसिंग को चेक किया जा सके और मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्शन लिया जा सकता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल टैक्सेशन एंड अदर लॉस रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, प्रेसिडेंट ने हाल ही में इस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया। क्या है इस ऑर्डिनेंस के अंदर? आपको याद होगा एक हफ्ते पहले सरकार ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की थी, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की जो डेट है उसे 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो आखिरी डेट थी इसे भी 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा करंट फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स बेनिफिट को क्लेम करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इनमें इन्वेस्ट करने की जो आखिरी तारीख थी 31 मार्च, इसे भी 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया। लास्ट पॉइंट देखो, हमने कल 2 फंड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक तो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ये पुराना फंड है जो कि 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 100% टैक्स डिडक्शन मिलता है अगर जो भी पैसा इस फंड में दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। और अब एक नया फंड इस्टेब्लिश किया गया है, PM केयर्स फंड। तो पुराने फंड की तरह नए फंड में भी आप जो पैसा दोगे वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग आपको 100% डिडक्शन देगा। ये भी प्रोविज़न किया गया है इस ऑर्डिनेंस में। वैसे देखो, इस ऑर्डिनेंस में जो प्रोविजंस किए गए हैं इनके बारे में अनाउंसमेंट्स तो सरकार पहले ही कर चुकी थी, अब स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के बारे में हम बेसिक सी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। संविधान का आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की जब पार्लियामेंट के दोनों सेशन या फिर कोई एक सेशन नहीं चल रहा हो। अभी देखो पार्लियामेंट के दोनों सेशंस नहीं चल रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 123 के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर दिया। याद रखिएगा, ये कंडीशन है, पहली कंडीशन, कि दोनों या फिर कम से कम एक हाउस वर्किंग में ना हो, नहीं चल रहा हो,
तब प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जा सकता है। दूसरा देखो, प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना जरूरी है कि हाँ इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है और इसलिए जल्दी से एक कानून बनाने की आवश्यकता है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बन सकता है। तीसरी लिमिटेशन देखो, जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसे पार्लियामेंट को रीअसेंबलिंग के बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर अप्रूवल देना होता है। समझ गए? मतलब आज प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है, मान लीजिए 1 महीने बाद दोनों हाउसों के सेशन स्टार्ट हो गए, तो सेशन स्टार्ट होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर आज जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है उसे अप्रूवल देना ही होगा पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर भी ऑर्डिनेंस को अप्रूवल नहीं दिया जाता है तो फिर वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। समझ गए? तो एक ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस में रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक, आप बताइए। इसका आंसर है 6 मंथ्स 6 वीक्स। तो आपसे कोई पूछे ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है, तो आंसर होगा 6 मंथ्स 6 वीक्स। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, आप यस और नो में आंसर दीजिएगा। क्या संविधान को अमेंड किया जा सकता है ऑर्डिनेंस के थ्रू? बताइए यस और नो। इसका आंसर है नो, संविधान को अमेंड नहीं किया जा सकता ऑर्डिनेंस के थ्रू। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में आरबीआई ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स अनाउंस किए। मकसद ये था मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करना। इसी उद्देश्य के साथ आरबीआई ने अनाउंस किया कि बैंक्स जो हैं 50,000 करोड़ के फंड्स आरबीआई से ले सकते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू। ये देखो एक प्रकार से टूल है जिसकी सहायता से बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं 3 साल तक के लिए, इसीलिए नाम में लॉन्ग टर्म है। क्योंकि देखो दूसरे जो टूल्स हैं जैसे एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन टूल्स के थ्रू भी बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ 28 दिनों के लिए। जबकि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं 3 साल के लिए, लेकिन इसके लिए कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिनका टेन्योर उतना ही हो जितने समय के लिए आरबीआई पैसा दे रही है बैंक्स को, 3 साल तक का या फिर उससे कम तक का सिक्योरिटीज़ जो हैं वो गिरवी रखनी पड़ती हैं बैंक्स को आरबीआई के पास, तब जाके इस टूल की सहायता से पैसा बैंक्स आरबीआई से ले सकते हैं। आरबीआई ने एक कंडीशन देखो ये रखी है कि बैंक्स कम से कम 50% फंड्स इनको उधारी देंगे आरबीआई से उधार लेने के बाद। किन्हें? स्मॉल एंड मिड साइज्ड एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। समझ गए? मान लीजिए एसबीआई बैंक 5,000 करोड़ रुपए उधार लेती है आरबीआई से टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू, तो बाद में ऑलमोस्ट आधा यानी 2,500 करोड़ स्मॉल एंड मिड साइज्ड एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को उधार देना होगा। तो आरबीआई का मेन जो मकसद है वो यही है, ये इंश्योर करना कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, खास करके एनबीएफसीज को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो अभी पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे देश में वल्नरेबल सेक्शंस को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। इसके अलावा लॉकडाउन है, देश में बिजनेस ठप है, तो सरकार को रेवेन्यू का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फंड्स की कमी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है इसे 30% इंक्रीज कर दिया है। अब वेज एंड मीन्स की लिमिट कर दी गई है आरबीआई के द्वारा 1,20,000 करोड़।
हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते क्या हैं? ये देखो टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है जो कि आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये फैसिलिटी आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टेम्परेरी मिसमैच फेस कर रही है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच, उस मिसमैच को एड्रेस किया जा सके। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए आप जॉब करते हो और महीने के आखिरी दिन आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, लेकिन हुआ क्या, 25 तारीख को आपके पास पैसे सारे ख़त्म हो गए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया किसी पर्टिकुलर महीने में, और 25 तारीख को आपके पास सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब पैसे आएंगे 5 दिनों के बाद, यानी महीने के आखिरी दिन। ऐसी सिचुएशन में आप किसी के पास जाते हो और बोलते हो कि भैया टेम्परेरी मिसमैच हो गया है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, 5 दिनों बाद मेरी सैलरी आ जाएगी, अभी आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको वो पैसे वापस लौटा दूंगा सैलरी आने के बाद। यही है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी बार टेम्परेरी मिसमैच फेस करती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, उस समय रेवेन्यू इतना होता नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकती है आरबीआई के पास कि भैया अभी हमारा टेम्परेरी मिसमैच है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच, आप हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तो आरबीआई इस टेम्परेरी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के मिसमैच को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा उधार दे देती है। इसे ही कहा जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। देखो लिमिट जो है कि कितना पैसा उधार लिया जा सकता है टेम्परेरी तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई से, वो दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं। जैसे अभी की सिचुएशन में लिमिट को 30% इंक्रीज कर दिया गया है क्योंकि सिचुएशन काफ़ी क्राइसिस वाली है। और ये जो टेम्परेरी लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये देखो 3 महीनों के लिए दिया जाता है। और 3 महीनों से ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पैसा लौटाती है आरबीआई को, तो फिर वो ओवरड्राफ्ट में तब्दील हो जाता है। समझ गए? मतलब लिमिट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रॉस कर ली जाती है, निश्चित समय में पैसा नहीं लौटाया जाता है, तो फिर वो ओवरड्राफ्ट में तब्दील हो जाता है। ओवरड्राफ्ट अलाउ है सिर्फ 10 दिनों के लिए। और एक खास बात देखो ये है, ओवरड्राफ्ट का मतलब मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक खास बात ये है, ये जो टेम्परेरी लोन देती है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं फ्री में देती है, इस पे इंटरेस्ट रेट लगता है। जो रेपो रेट होती है वही इंटरेस्ट रेट वसूला जाता है आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अगर देखो 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया तो उसके बाद रेपो रेट प्लस 2%, मान लीजिए रेपो रेट है 4.75%, तो 3 महीनों के बाद 4.75 प्लस में 2%, 6.75% इंटरेस्ट रेट वसूली जाती है आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये जो टेम्परेरी लोन दिया गया था उसके ऊपर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करें लास्ट में ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब देखो ये होता है, जब आपका मान लीजिए बैलेंस है बैंक में 100 रुपये और आपने 100 से ज़्यादा रुपये निकाल लिए, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? बैलेंस हो जाएगा नेगेटिव में। 100 रुपये थे लेकिन आपने 120 निकाल लिए, तो -20 आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा। -20 इसलिए क्योंकि 20 रुपये बैंक ने आपको क्रेडिट दे दिया है, लोन दे दिया है काइंड ऑफ। इसे ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा, जनधन खाता जिन्होंने खोला था उनको 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि वो 5,000 रुपये निकाल सकते हैं बैंक से एक्स्ट्रा, मतलब जीरो बैलेंस के बाद भी वो 5,000 रुपये निकाल सकते थे अपने खाते से। ऐसी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई थी जनधन अकाउंट होल्डर्स को। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में। चलते हैं आगे। आर्टिकल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से संबंधित है। इसे देखो टेक्सास लाइट स्वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रूड ऑयल का एक ग्रेड है जिसे ऑयल प्राइसिंग में बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रूड ऑयल का जो ग्रेड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये काफ़ी लाइट क्रूड है क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है और सल्फर कंटेंट लो होता है, इसलिए
पोल्यूशन कम होता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो प्राइस है वो अक्सर न्यूज़ में रहता है जब ऑयल प्राइसेस की हम बात करते हैं। ऑयल प्राइसेस की जब हम बात करते हैं तो आपने काफ़ी सारे बेंचमार्क्स का नाम सुना होगा, जैसे ब्रेंट क्रूड, दुबई क्रूड, ओमान क्रूड, यूरल ऑयल्स। ये देखो ठीक वैसे ही हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निफ्टी। उसी प्रकार से अलग अलग देशों में ऑयल प्राइसेस का सूचकांक ये अलग अलग ग्रेड्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है ये क्यों सुर्खियों में आया है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसके बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के अनुसार ऑयल की जो कीमत थी वो देखो -$40 तक पहुंच गई, -$40 पर बैरल। तो बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये यूं बोल रही हैं कि ऑयल आप हमसे ले जाइए, बदले में हम आपको पैसा भी देंगे। क्या ऐसा हो रहा है? देखो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ टेक्निकलिटी थी कि -$40 ऑयल की कीमत पहुंच गई थी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ग्रेड की। इसका सिंपल रीज़न देखो ये था, WTI ऑयल की कीमत इतनी कम हो गई थी, सिचुएशन ये आ गई थी कि आप ऑयल को स्टोर करके रखोगे उस पर बल्कि आपको ज़्यादा खर्च आएगा, इतना तो ऑयल की वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से टेक्निकलिटी ये इमर्ज होके आई कि प्राइस नेगेटिव में चले गए, -$40 पर आ गए। सिंपल मतलब ये था जिन्होंने फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर्स में ट्रेड किया है कि इस डेट को हम डिलीवरी ले लेंगे ऑयल की, वो डिलीवरी लेने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि भैया इससे ज़्यादा पैसा तो हमें स्टोर करने पे आएगा, इसलिए हम डिलीवरी नहीं लेना चाहते। तो रिजल्ट ये निकला, प्राइस -$40 पर आ गए, लेकिन अब फिर से इंक्रीज हो गए। अभी मैंने देखा इनकी मार्केट के हिसाब से 3.44 समथिंग ये WTI जो है वो ट्रेड कर रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड वाइड हेल्प से संबंधित है। IIT बॉम्बे ने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है वर्ल्ड वाइड हेल्प। ये देखो उन लोगों को कनेक्ट करता है जिनको हेल्प चाहिए, उन लोगों से जो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स। फ़ोन भी किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पर, इवन एप्लीकेशन भी बनाई गई है इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब इस प्लेटफॉर्म को आप एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू भी। होता क्या है, नंबर प्रोवाइड किया गया है, उस पर आप कॉल करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपकी एज क्या है, कौन सी हेल्थ संबंधित समस्या आपकी है। तो बदले में क्या होता है, सारी जो डिटेल्स होती हैं रेलेवेंट डेजिनेटेड जूनियर डॉक्टर के पास चली जाती हैं, और अगर प्रॉब्लम गंभीर है तो जूनियर डॉक्टर उस प्रॉब्लम को असाइन कर देते हैं सीनियर डॉक्टर को। समझ गए? तो इस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म काम करता है। ये आप एप्लीकेशन के थ्रू भी बता सकते हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एज कितनी है, क्या समस्या है। प्रोसीजर सेम होगा, आप फ़ोन से बताओगे या फिर एप्लीकेशन से, पहले सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी जूनियर डॉक्टर के पास। अगर वो हैंडल कर सकेगा प्रॉब्लम को तो ठीक है, अदरवाइज जूनियर डॉक्टर उस प्रॉब्लम को ट्रांसफ़र कर देगा सीनियर डॉक्टर को, तो सीनियर डॉक्टर उस प्रॉब्लम से डील करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्ल्ड वाइड हेल्प के बारे में, जिसे डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो रेमिटेंस से संबंधित है। रेमिटेंस का सिंपल मतलब क्या होता है, देखो जब कोई इंडिया का नागरिक दूसरे देश में जाता है, फॉर एग्जांपल UAE में गया, वहाँ पर काम करने के लिए, जो पैसा कमाया जाता है उस पर्सन के द्वारा वहाँ पर रहकर उसका एक पार्ट वापस इंडिया में अपनी फैमिली मेम्बर्स को भेज दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है रेमिटेंस। कंटेक्स्ट ये है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से माइग्रेशन और रेमिटेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडिया को पिछले साल $83 बिलियन रेमिटेंस मिली थी, जो कि देखो वर्ल्ड में टोटल रेमिटेंस का ऑलमोस्ट 12% है। यानी पूरे वर्ल्ड में रेमिटेंस का जितना फ्लो देखने को मिला 2019 में, उसका 12% तो सिर्फ इंडिया में आया।
लेकिन इस साल कोविड-19 की महामारी की वजह से रेमिटेंस इंडिया को 23% कम यानी $64 बिलियन हासिल हो सकती है। 2018 में टोटल इंटरनेशनल रेमिटेंस देखने को मिली $689 बिलियन और $689 बिलियन में से 2018 में इंडिया को मिले थे $78.6 बिलियन। ऑलमोस्ट 17.5 मिलियन इंडियंस विदेशों में रहते हैं, उनसे हमें ये रेमिटेंस हासिल हुई थी 2018 में। रेमिटेंस से देखो काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जब वो इंडियंस जो बाहर काम करने गए हुए हैं वापस अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसा भेजते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स उस पैसे को खर्च करते हैं न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, पॉवर्टी कम होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की इनकम बढ़ती है और चाइल्ड लेबर भी कम होती है। इस प्रकार के देखो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं रेमिटेंस से। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।